नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जर्मनी और इंडिया की इक्वेशन जो है वो कैसे आगे बढ़ने वाली है। साथ साथ जर्मनी हमारी क्या हेल्प करेगा यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड करने में। और इन सब के बावजूद एक और इम्पॉर्टेंट सवाल हम यहाँ डील करेंगे कि जर्मनी जो है वो यूरोप के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, कि एज अ कंट्री आज की डेट में अगर आप यूरोपियन डायनामिक्स देखिए, यूरोपियन पॉलिटिक्स देखो, जो भी अराउंड में चल रहा है कि रशिया के साथ वॉर चल रहा है, वट एवर इट इज़, उस केस के अंदर जर्मनी का क्या रोल रहने वाला है, वो सारे एस्पेक्ट जो है हम आज की क्लास में यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि कैसे जो है जर्मनी आज की डेट में पूरे यूरोप के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन के निकला है। और इसीलिए यहाँ पे आप टाइटल देख रहे हैं द रिलक्टेंट हेजमन, कि क्या ट्रू सेंस में जर्मनी जो है वो यूरोपियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना चाहता है। ये पहला सवाल निकल के आया। तो ये सवाल हमारे दिमाग में निकल बना क्यों? तो आपको अगर ध्यान होगा, थोड़े साल पहले ब्री एग्जिट हुआ, एक ऐसा इवेंट जिसने जो है यूरोप की पूरे डायनामिक्स को चेंज कर दिया, कि यूके के अंदर एक वोट करवाया जाता है और वोट के लिए जो मुद्दा था वो ये था कि क्या यूके को यूरोपियन यूनियन एग्जिट करना चाहिए। और इसके ऊपर यूके की जनता ने ये वोट दिया है कि उनको जो है एग्जिट करना चाहिए। और उससे सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए, क्योंकि इससे पहले यूरोपियन यूनियन के अंदर या यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर ब्रिटेन जो था वो प्रोएक्टिवली पार्ट लेता था। जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे, जो भी जियो पॉलिटिकल डिसीजन होते थे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सिक्योरिटी डिसीजन, उन सब के अंदर जो है यूके की एक से होती थी। तो पावर बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पूरे यूरोप के अंदर दो बड़े प्लेयर हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। एक है फ्रांस और दूसरा है जर्मनी। ओके, अब इस एस्पेक्ट को अगर हम कवर अप करें, दोनों में से इकोनॉमिकली कौन पावरफुल है, तो जर्मनी जो है वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक ताकत है। क्लियर? और पास्ट के अंदर हम देख चुके हैं कि भी कैसे जो है हिटलर के टाइम पे जर्मनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूरोपियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहा था। आज की डेट में यूरोप का एस्पेक्ट अगर आप देखें तो जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो जर्मनी ही है। और ऐसा मतलब अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो तकरीबन जो है यूरोजोन की जीडीपी का 23.7% जो है वो जर्मनी ही है। मतलब जितने भी चीज़ें यूरोप में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, 1/3 कंट्रीब्यूशन जो है वो जर्मनी का होता है। अगर आप ग्लोबल एक्सपोर्ट में देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ग्लोबली। कितना भारी एक्सपोर्ट है, $1.66 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट उनका होता है। तो इस पूरे खेल के साथ मतलब जर्मनी को $255 बिलियन का ट्रेड सरप्लस 2024 में उन्होंने रजिस्टर किया। तो इतनी मैग्निफिसेंट जो है ये इकोनॉमी है जर्मनी, कितनी ताकत होगी। अच्छा, अब इस पूरे केस के अंदर अगर हम देखें कि भाई इकोनॉमिक पावर होने की वजह से यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर भी इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन की जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें जर्मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे जब मैं ये कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो यूके के निकलने के बाद डायनेमिक्स चेंज कैसे हो गए, तो उसे समझना है कि देखिए जर्मन्स का जो नॉर्मल आउटलुक माना जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज कंजर्वेटिव्स। क्लियर? यूरोपियन यूनियन को ओपन अप करने को लेके, चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन का मामला हो, चाहे वो बाकी दूसरे क्वेश्चंस हों, जियोपॉलिटिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो इनको थोड़ा कंजर्वेटिव माना जाता है। ब्रिटेन जो है यूके को थोड़ा ओपन माना जाता था और पावर जो है वो बैलेंस हो जाया करती थी, क्योंकि यूके और फ्रांस जो हैं ये ओपननेस को सपोर्ट कर दिया करते थे और जो कंजर्वेटिव आउटलुक है उसके अंदर जर्मन पॉलिटिक्स हो जाया करती थी। और इस तरीके से जो है एक बैलेंस मेंटेन करके काम चल जाता था। अब प्रेजेंट टाइम में हुआ क्या है, फ्रांस जो है वो इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं है कि वो जर्मनी को मैच कर सके। रियलिटी यही है। जर्मनी इज़ द मीन्स, आप ये देखेंगे उसको टोटल, अगर आप ग्लोबल टर्म्स में आप उसको देखना चाहें तो एट प्रेजेंट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारी इकोनॉमी है, बहुत पावरफुल यूनिट है ये। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजिकल पॉइंट से देखेंगे तो भी जर्मन्स जो है वो काफ़ी एडवांस हैं। तो उस एस्पेक्ट में फ्रांस अभी जो है जर्मनी के नियर बाय नहीं है। दो फ्रांस ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बट उतना इन्फ्लुएंशियल वो नहीं होगा। तो जो इकोनॉमिक माइट था वो जो है आज की डेट में ज़रूर जर्मन्स की तरफ टिल्ट हो गया है। और यूरोपियंस को भी जो जर्मनी की बात कहता है वो सुननी पड़ती है। यूरोपियन यूनियन के बाकी कंट्रीज़ भी जो है बातें सुनते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एट प्रेजेंट
यूरोप के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर फ्रांस और जर्मनी ही हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं। तो आप ये देखिए जर्मन जो है वो किस तरीके से कंजर्वेटिव है, दे फॉलो स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसीज, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजनिंग कर रखी है कि आपको इतना जो है डेट टू जीडीपी मेंटेन करना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। तो ये जो है फिस्कल डिसिप्लिन की बात करें तो जर्मन्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, सरकारों को ज़्यादा नहीं खर्चना मतलब नहीं खर्चना, इट इज़ दैट स्ट्रिक्ट दे आर। फ्रांस को अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने बताया था कि फ्रांस थोड़ा मतलब लिबरल टाइप है, तो देखेंगे उनकी पब्लिक स्पेंडिंग बहुत है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं वहाँ की सरकारें खर्च करती हैं, एंड देयर डेट टू जीडीपी रेशो इज़ 110%। इतना पैसा नहीं है जितना जो है वहाँ की गवर्नमेंट्स जो है वो खर्च करती हैं, और उसके लिए ये करेंसी प्रिंटिंग और वो सारे काम होते ही हैं, वो हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। बट आपको एक पॉइंट ये समझना है कि फ्रांस थोड़ा लिबरल एस्पेक्ट में चलता है कि सरकार जो है फिस्कल डिसिप्लिन माने ना माने वो थोड़े लिबर्टी के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलते हैं। जर्मन्स आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, ओके। और ये जो स्ट्रिक्टनेस है जर्मनी की, दे एक्सपेक्ट अदर यूरोपियन पावर्स टू ऑल्सो फॉलो देम। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हैं वो इस तरीके का फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। और ये फिस्कल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपकी इकोनॉमी कितनी अच्छी है कितनी बुरी है उसके लिए जो है ये फिस्कल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जर्मन्स, बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा और वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लिमिट में एक्सपेंड कर रही है। दे अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू टेक द लीड। क्लियर। फ्रांस के अंदर जो है सरकार पैसा खर्च कर रही है लोगों के ऊपर, या वट एवर यू कैन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट आर देयर। अब इस एस्पेक्ट में समझिए आप कि भाई ये दोनों मिलके जो है यूरोपियन यूनियन को आगे चला रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसेंटली जो है जर्मन्स की भी आंखें खुली हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ इनकी आंखें खुली, देखिए हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है और आप देखेंगे कि हिटलर को सबने जो है जिम्मेदार ठहराया था। जर्मनी भी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से बर्बाद हो ही गया था, सबने मिलकर जो है बॉम्बार्डमेंट वगैरह की थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो मिलिटरीली जो है पैसिविटी में चले गए, मतलब उन्होंने सोचा कि हमें जो है ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव सीन इनफ ऑफ इट। वो मिलिटरीली डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बिल्कुल पैसिविटी में चले गए, और उस समय ये लग भी रहा था कि कोई ग्लोबल लेवल पे कोई ऐसा नुकसान देने वाला प्लेयर है भी नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स वाज टेकिंग केयर ऑफ द सिक्योरिटी, है ना, वो पूरे मतलब यूरोप के लिए ही एक तरीके से पुलिसमैन बन के आया था और सबको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस ने ले ली थी। एंड देन देयर वाज आल्सो दिस इमरजेंस ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है कि ये सभी साथ में मिलके यूरोपियंस जितने भी हैं और साथ में अमेरिकन्स ये कलेक्टिव डिफेंस करेंगे, ठीक है। तो इस आउटलुक के साथ जर्मनी को कहा कि अब ठीक है कलेक्टिव डिफेंस करना है तो हमें स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो दे शिफ्ट टू द पैसिविटी। अब 2-3 डेवलपमेंट्स इस तरीके की हुई। एक आया डोनाल्ड ट्रंप, ओके। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ को लेके कंप्लेंट की कि दैट यूरोपियन पावर्स दे आर नॉट स्पेंडिंग ऑन देयर डिफेंस, ओके, कि इनकी स्पेंडिंग जो है डिफेंस के ऊपर नहीं है, इतना पैसा ये डिफेंस पे नहीं खर्च रहे, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको उठानी पड़ती थी, अमेरिकन को उठानी पड़ती थी। दैट वाज द केस। रशिया ने भी यही कैलकुलेट किया होगा कि ये तो सबके सब भरोसे पे बैठे हुए हैं, यूएस हेल्प करे ना करे, और ट्रंप ने ऐसे स्टेटमेंट्स दे दी, है ना। दिस वाज वन थिंग। एंड देन देयर वाज दिस डेवलपमेंट ऑफ रशिया अटैक्ड यूक्रेन। अब जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, दिस वाज एन आई ओपनर फॉर ऑल द एंटिटीज़, ओके। ये इनके लिए आई ओपनर था, और ये जो है जर्मन्स के लिए भी आई ओपनर था, और इन्होंने कहा कि चलो ठीक है साथ में मिलके हम जो है इस चीज़ को अब सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट का क्या निकाला, पहली चीज़ जर्मनी ने एक चीज़ अनाउंस की कि ये जो है 100 बिलियन यूरो आने वाले टाइम में मिलिट्री के ऊपर खर्च करेंगे। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट दे डिसाइडेड। 100 बिलियन यूरो दे प्रोमिस्ड, ओके। और एकदम से जो है जर्मन्स ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। ये रिसेंट हुआ है, ये 2022 के बाद की ही डेवलपमेंट है। एंड देन नेटो ने एक डिसीजन लिया था कि दे विल स्पेंड 2% ऑफ देयर जीडीपी, ऑल द नेटो कंट्रीज 2% ऑफ देयर जीडीपी ऑन डिफेंस स्पेंडिंग। अब देखिए ये नेटो कंट्रीज ना इतना भी स्पेंड नहीं कर रहे थे, आज की डेट में भी स्पेन पोर्चुगल उतना स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो दे डिसाइडेड कि 2% तो करना ही करना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली अनाउंस करवाया कि
3.5% तक लेके जाना है. सो दिस इज हाउ न्यू कैलकुलेशंस वर मेड. और एट प्रेजेंट यूरोप के अंदर अच्छा एक और आवाज उठी है. देयर इज अ न्यू डिमांड दैट यूरोप शुड डिसाइड, यूरोपियन यूनियन जो है इनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. दे डोंट वांट टू बी सीन टुगेदर विद यूनाइटेड स्टेट्स. ये अपनी फॉरेन पॉलिसी अलग से चलाना चाहते हैं. इनको ये भी समझ में आया कि यूरोपियन यूनियन जो है अगर यूएस के भरोसे बैठा रहेगा तो ज़बरदस्ती चाइना से भी जो है पंगा लेना पड़ेगा. अब यूरोपियन यूनियन आज की डेट में डिवाइडेड है. ऑल द यूरोपियन कंट्रीज दे डोंट वांट टू बी अगेंस्ट चाइना, है ना. उनको ऐसा लगता है कि चाइना के साथ बिजनेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ को ये भी लगता है कि ठीक है, अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई बंद होती है, ठीक है, यूक्रेन का जो भी नुकसान हुआ वो हो गया, बट दैट फाइट शुड ऑल्सो एंड एंड दे आर रेडी टू इवन अकोमोडेट रशियंस. तो इतने तक जो है यूरोपियन यूनियन आज की डेट में डिवाइडेड है. अब ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके आएं, क्योंकि जब तक यूएस के ये एम्बिट में रहेंगे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पॉसिबल नहीं होगी. तो दे कंसिडर देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एज इंपॉर्टेंट पार्ट. अब इसको लेके जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दे विल हैव मोर प्रोएक्टिव रोल व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री एक्शंस. जर्मनी भी यहाँ पे इस चीज़ को करने के लिए रेडी है, बिकॉज एटलीस्ट लीडरशिप तो किसी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना. एंड दैट लीडरशिप विल बी आइदर फ्रॉम जर्मन्स और फ्रॉम फ्रेंच. दोनों में से कोई जो है वो यहाँ पे आएगा और उनको लीडरशिप यूरोपियन यूनियन को आज की डेट में प्रोवाइड करेगा. नाउ जर्मनी हाउ दे आर एक्टिंग हियर, 5,000 जर्मन सोल्जर्स जो हैं वो लिथुआनिया के अंदर उन्होंने मतलब एज अ परमानेंट ब्रिगेड डिप्लॉय कर रखे हैं. दे हैव देयर प्रेजेंस एंड दे हैव दिस प्लान टू डेवलप स्ट्रॉन्गेस्ट कन्वेंशनल आर्मी इन द यूरोप. बिकॉज अब वो जो है अपना नंबर भी इंक्रीज करने वाले हैं, है ना. सोल्जर्स जो थे वहाँ पे वो कम थे. they want to increase the number of soldiers. Okay, that is also there, you can say, priority. अच्छा, reintroduction of conscription under the consideration, ये भी consideration में है. देखिए जब से वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था conscription वहाँ पे हटा दिया था. conscription का मतलब होता है compulsory military service. ठीक है, तो ये इतना लड़ चुके थे, इनको समझ में आ गया था कि ये कंपलसरी मिलिट्री सर्विस मत रखो. लोग जो है फिर भावनाओं में बह जाते हैं, नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर वही सब हो जाएगा, नाजी और वो थॉट प्रोसेस. एंड देन दे आर ऑल्सो रेडी टू स्पेंड 2.5% और देयर जीडीपी ऑन डिफेंस. तो इस चीज़ के लिए भी ये रेडी हैं. तो आज की डेट में ये सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मन्स जो है वो संभालना चाहते हैं. कितने कामयाब होंगे कितने नहीं होंगे दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग हियर. ओके, अच्छा, अब कुछ एक चीज़ें हैं जो यहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट पे रही, काफ़ी कंसर्न पे रही. वन वाज रिलेटेड टू द माइग्रेशन. सो जर्मन्स, उनके ऊपर बहुत डोमेस्टिक प्रेशर है आज की डेट में. और एक और चीज़ आपको समझनी है कि एंजेला मार्कल, है ना, पुरानी लीडर थी, अब तो नहीं है, वो चांसलर थी वो जर्मनी की. तो इनको मामा मार्कल बोलते थे. ओके, बिकॉज शी वॉज वेरी अकोमोडेटिव. सीरिया से जो है रिफ्यूजीज जो हैं वो भर भर के आ रहे थे और जर्मन्स जो हैं वो उनके लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए. अब ये चीज़ सबको पसंद नहीं आ रही कि आप रेफ्यूजीज़ को असाइलम क्यों दे रहे हो. ठीक है, तो शी वॉज मोर एक्टिव इन गिविंग असाइलम टू देम. नाउ शी इज़ नॉट इन पावर. तो एट प्रेजेंट डोमेस्टिक प्रेशर बहुत था माइग्रेशन पॉलिसी को लेके कि कैसे जो है जर्मनी में बहुत लोग आ रहे हैं, यूरोप से भी लोग, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज से लोग आ जाते हैं. और जो है सीरिया से भी जो है अगर किसी को जान बचानी होती थी तो वो भाग के भी जर्मनी आ रहा था. सो इट बिकेम अ गेटवे फॉर पीपल टू एंटर यूरोप. इस तरीके से यहाँ पे काम शुरू हो गया. अब इस चीज़ को लेके, असाइलम वाला पॉइंट को लेके ऑलरेडी देयर वाज अ डिवाइड, यहाँ डिवाइड चल रहा था. ओके, एंड देन यू कैन से दे डिसाइडेड कि ठीक है हम शेंजन के हिसाब से नहीं चलेंगे. और जर्मनी ने ये सोचा कि भाई हम जो है अपने आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाएंगे. अब देखिए यूरोप के अंदर क्या चलता है, देयर इज दिस शेंजन फ्री वीज़ा रेजीम दैट इज़ देयर. तो शेंजन वीज़ा लगता है, शेंजन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो है ये मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को हटा रखा है. मतलब अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है, आप उन पर्टिकुलर सेट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे. तो जब जर्मनी जो है इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहा था, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर रहा था, ये कह रहा था कि मैं तो आने दूंगा इनको, है ना. तो इस टाइप की चीज़ जो है बाकी यूरोपियंस को पसंद नहीं थी. तो दैट शेंजन ऑल्सो केम अंडर थ्रेट. मतलब इस तरीके से भी डिवीजन जो है वो पॉसिबल था यूरोपियंस के अंदर. अब मेजर जो लड़ाई का खेल शुरू हुआ दैट वाज रिलेटेड टू द यूक्रेन रशिया वॉर.
तो इससे पहले आप एक बात समझ लो कि जर्मन्स को दे आर बिजनेस ओरिएंटेड, बहुत बढ़िया वो देश है बिजनेस करने के लिए, एंड विद दैट दे हैड गुड इक्वेशन विद रशियंस। ओके, जर्मनी एक टाइम पे रशिया का मेजर बायर होता था व्हेन इट कम्स टू एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। और डायरेक्टली जो है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है रशिया के जहाँ पे ये गैस निकलती है वहाँ से लेके जर्मन जो पूरे इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे वहाँ तक इन्होंने एस्टैब्लिश कर रखी थी। तो बहुत बढ़िया सिस्टम था। अब ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 तो फंक्शनल थी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी आ गई थी, तो बड़े स्केल पे यहाँ पे काम करना था यहाँ पे। एंड दे वर हैविंग गुड इक्वेशन विद रशियंस, दे वर नॉट अगेंस्ट रशियाज आउटलुक, और उनकी ये जो एनर्जी इंटरडिपेंडेंस थी इट वाज अ वेरी स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो जर्मनी की बहुत अच्छी इक्वेशन थी, ठीक है। अब ये जो अच्छी इक्वेशन थी दैट लेड टू द मेजर शिफ्ट आफ्टर 2022। अब जैसे ही एक चीज़ नज़र आई कि रशिया जो है वो अग्रेसर है, और रशिया ने ये पूरा खेल इस तरीके से कर रखा था कि पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, और जब रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक करे कोई भी कंट्री सामने ना आए। सो दिस चेंज्ड एवरीथिंग इन जर्मनी। वहाँ से चीज़ें बदलने लगी। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिक है इसको हटाओ, ये रशिया के ऊपर जो ओवर ट्रस्ट इतने टाइम से हम लोग कर रहे थे, दिस इज द टाइम टू गेट रिड ऑफ इट। और अब जो है वो अपनी इकोनॉमी को डीकपल कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन रशियंस एंड दे आर गेटिंग यू कैन से LNG फ्रॉम कतर से जो है वो अभी LNG वगैरह लेके आ रहे हैं। अपना सर्वाइवल टोटली उन्होंने वेस्ट एशिया की तरफ टिल्ट कर दिया है, बिकॉज दे हैव रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि रशिया जो है किस तरीके से एज अ सिक्योरिटी थ्रेट है यूरोप के लिए। फ्यूचर में भी रशिया यूरोप के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ओके, एंड कंटिन्यूसली जर्मन्स दे आर हेल्पिंग आउट यूक्रेनियंस, डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे बट इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, उस तरीके से ज़रूर हेल्प जो है वो जा रही है। सैंक्शंस जो हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं जर्मन्स, दे हैव स्टॉप बाइंग गैस फ्रॉम रशिया। ये इतना बड़ा जो है सेक्रीफाइस है, देखो, है ना। तो ये सारे काम अभी एट प्रेजेंट जर्मनी जो है वो कर रहा है। तो बहुत बड़ा शिफ्ट आया। अब ये जर्मनी जो है रशिया के ऊपर कभी भी नियर टाइम में तो भरोसा नहीं करेगा, दैट इज़ द पॉइंट हियर। तो एक चीज़ इनको समझ में आई है कि फ्यूचर जो ट्रैजेक्टरी इन्होंने जर्मन्स ने डिसाइड की है, दे वांट टू एमर्ज एज अ लीडिंग मीडियम पावर। एक पहली चीज़ उनके दिमाग में है कि यूरोप के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है या यूरोप की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, दे वांट टू प्ले दैट एक्टिव रोल, उसके अंदर ये एक्टिव रहना चाहते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 1। And they want to see themselves as a leading medium power. They don't want to project themselves as global power, but definitely they see themselves as a European power. Okay, कि यूरोपियन पावर है, यूरोप के मुद्दों में तो वो खुल के सामने आएंगे, एंड इट विल बी यू कैन से विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये उस तरीके से काम करने को रेडी हैं, ठीक है। एंड दे आर मेंटेनिंग देयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जो इंडिया का क्वेस्ट है वही उनका क्वेस्ट है कि भाई वो यूएस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है वो बनाना चाहते हैं। दे वांट टू हैव फ्रेंडशिप विद डेमोक्रेसीज इन एशिया एंड पैसिफिक। बिल्कुल, तभी इंडिया जो है जर्मनी के लिए आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जर्मनी के लिए, एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लाइमेट डिप्लोमेसी को लेके दे आर वेरी एक्टिव, वेरी सेंसिटिव। इवन जर्मन्स आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो बहुत सा इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकी तरफ से भी आ रहा है। दे आर यू कैन से फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी वो सब दे रहे हैं। इवन ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है हम लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया इनका रोल है। टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी एडवांस्ड एंड दे कैन बी गुड हेल्प टू अस। अगर मुझे फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाहिए या मुझे करना हो तो जो है मुझे जर्मनी के साथ अपनी इक्वेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी एट प्रेजेंट ना इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, ओके, तो अब जैसे अर्लियर दे वर गोइंग टू कनाडा, यूएस, इंडियन स्टूडेंट्स नाउ दे आर प्रेफरिंग जर्मनी क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सस्ती है। सो दिस इज़ ऑल्सो न्यू डेस्टिनेशन फॉर अस। बहुत से स्कूल्स के अंदर ऑलरेडी जर्मन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है, बिकॉज जर्मनी में सर्वाइवल के लिए एक ही प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक बैरियर इज है, अगर आप वो पार कर लो तो फिर जो है वहाँ पे आपका सर्वाइवल बहुत आसानी से हो जाएगा। सो दैट हैज़ बीन द पॉइंट इन आवर माइंड। अब उस मुद्दे पे चलते हैं कि कैसे जर्मनी जो है इंडिया की हेल्प करेगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड करने में। ओके, तो ये जो हमारा एग्रीमेंट है ये कितने सालों से हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, इफ़ आई मे से, तो एट प्रेजेंट मतलब 2017 से जो है बातचीत चल रही है, मे बी इवन बिफोर दैट।
सो इट्स बिन ऑलरेडी 8 years वी आर नेगोशिएटिंग दिस, देर आर टॉक्स कि हम जो है यूरोप के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट कंक्लूड करेंगे, एंड देन देर विल बी, यू कैन से, यू नो, बारिश होने लगेगी, ट्रेड से तो जो है पैसा बनता ही है, तो विल, यू कैन से, एक्सपेंड आर ट्रेड रिलेशन और बहुत फ़ायदा हमें होगा. एंड एट प्रेजेंट ऑल्सो अगर आप इंडिया यूरोप ट्रेड को देखेंगे तो इट इज़ समवेयर अराउंड $190 billion. ओके, तो बढ़िया है, ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन फर्दर पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है. मतलब अगर आप इस पोटेंशियल को ट्रूली रियलाइज करना चाहते हैं तो आप इसको लेके आगे बढ़े. एंड एट दिस पॉइंट जर्मनी इज सपोर्टिंग दिस कि भाई इंडिया के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना ही करना है. लेकिन इसके चलते मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ. रिसेंटली देर हैज़ बिन दिस डेवलपमेंट दैट ऑलरेडी यूएस एंड यूरोप दे हैव कंक्लूडेड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. उन्होंने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है. इंडिया एंड यूरोप, यू कैन से, हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये अभी तक अंडर नेगोशिएशन है. नाउ पॉइंट ये है कि एट प्रेजेंट द वे डोनाल्ड ट्रंप इज एक्टिंग, ठीक है, ट्रंप की जो ये टैरिफ पॉलिसी चल रही है, अगर आप इससे ट्रूली जो है बचना चाहते हैं तो वी हैव टू मेक थिंग्स फास्ट. थिंग्स शुड मूव फास्ट. तो दे ऑल्सो एक्नॉलेज दिस कि स्पीडीली नेगोशिएशन हमें करने की ज़रूरत है. तो वो भी ये रिकग्नाइज कर रहे हैं, हम भी ये रिकग्नाइज कर रहे हैं. अपने जयशंकर साहब ने एक बात बोली है कि जर्मनी वुड पुट इट्स फुल वेट बिहाइंड दिस FTA नेगोशिएशन. तो दे आर ऑल्सो रेडी विद दिस, वी आर ऑल्सो रेडी टू वर्क हेयर. और आप एक चीज़ को समझिए कि हाउ जर्मन्स आर, यू कैन से, एंथुजियास्टिक अबाउट इट. दे आर वॉचिंग दिस, यू कैन से, दे आर सीइंग दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया एज वन ऑफ द लार्जेस्ट डील. भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन डील होगी. एंड पॉइंट इज दिस, जल्दी से जल्दी इसे रेटिफाई भी करवा देंगे. इतना आसान नहीं होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी. यूरोप के लेवल पे भी आसान नहीं होगा, हमारे लिए भी आसान नहीं होगा, सिंपल सी बात है. एट प्रेजेंट आप देखिए नेगोशिएशन का स्टेटस क्या चल रहा है. 11th राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुई है, 18 मई को ये कंप्लीट हुई. बोथ साइड्स ये एग्री कर रहे हैं कि साथ में मिलके हम लोग जो है इस डील को फाइनलाइज करेंगे. ईयर एंड तक हम लोग इसे एज अ डेडलाइन लेके चल रहे हैं, ठीक है. तो ये एक चीज़ डिसाइडेड है. उम्मीद है कि इस साल के एंड तक हमें खुशखबरी मिल जाएगी. अगर आप ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो समवेयर अराउंड $190 बिलियन का ट्रेड मैंने आपको बताया है. यूरोपियन यूनियन सर्विस ट्रेड विद इंडिया was somewhere around 60 billion euro in 2023. तो सर्विस ट्रेड भी जो अच्छा हो रहा है यहाँ पे. अब देखो सर्विस ट्रेड क्यों मैं उसको लेके मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया यहाँ पे. सी, आपको समझना है इंडिया की जो कैपेबिलिटी है ना, इट इज़ प्राइमरीली देयर इन द सर्विस सेक्टर. यूरोपियंस जो है दे विल बी गुड एट मैन्युफैक्चरिंग. तो जर्मन जो है वो अपने इक्विपमेंट बेचेंगे, सामान बेचेंगे. हम जो है हम मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विसेज में अच्छे हैं. तो बात ये होगी अगर आप यूरोप के साथ अच्छी डील कर लेते हो तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ. उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है. मतलब यूरोपियन यूनियन को अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी इंडिया में, 146 करोड़ लोग. हमारे लिए फ़ायदा है कि हमारे लोग वहाँ पे जा पाएंगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर क्या होता है कि मैन पावर की जो मोबिलिटी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है. मतलब वीज़ा रेजीम इजी होना चाहिए, है ना, वीज़ा वगैरह लगाने में प्रॉब्लम ना हो. हमारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, वो सब वहाँ जाके काम करेंगे. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी वांट. ओके, ये हमारे हक में है. तो दोनों के लिए विन विन है अगर हम इस चीज़ को करें. तो अभी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जर्मनी हमारी मदद कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ दिस, नेगोशिएशंस जो हैं वो हार्ड हैं, दोनों की तरफ से होंगे. और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक चीज़ पुश कर रहा है कि हम कार्स के ऊपर ड्यूटी को कम कर दें, ठीक है, डेयरी के ऊपर ड्यूटी को कम कर दें. क्लियर. अब देखिए, कार के ऊपर आप फिर भी सोच सकते हो ड्यूटी को कम करना. डेयरी जो है ये बहुत ही क्रिटिकल होगा हमारे लिए, बिकॉज पॉइंट इज दिस, इंडियन फार्मर इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. क्लियर. अगर आप समझेंगे तो हमारे यहाँ पे जो फार्मर हैं, मैक्सिमम फार्मर जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है. तो मार्जिनलाइज्ड जो फार्मर होते हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो इतने बड़े स्केल पे compete नहीं कर पाएंगे. तो ये है वो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, जिसको हमें समझना है. एंड लीगल जो सिस्टम है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है. मतलब आप डिस्प्यूट को यहाँ पे जो है, लीगल डिस्प्यूट जो होते हैं उनको आप ठीक करना चाहते हो, अगेन दैट इज़ देयर इन योर माइंड. जोग्राफिकल इंडिकेशन के जो प्रोटेक्शन होते हैं, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि आप पेटेंट की प्रोटेक्शन की बात करें या कॉपीराइट प्रोटेक्शन की बात करें. ये मतलब यूरोपियंस को अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि इंडिया में जो लीगल प्रोविजन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो वी हैव टू मेक थिंग्स स्ट्रॉन्ग.
दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, फिर आप इसके अंदर आगे देखिए कि यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कंसेंसस जो है ये बनाया जा रहा है, बनाना है हमें, कि कैसे जो है इंडिया की पोजीशन को समझो। हमारी जो है ये कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं कि हमारी एक तो एमएसएमई जो है वो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब हम अपनी मार्केट उतनी नहीं खोल सकते हैं, ये चीज़ जो है आपको समझानी पड़ेगी। मतलब आप समझ रहे हैं कि बात, देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ भी है डेयरी, है ना, सिर्फ ये इनकी नहीं है, ऑस्ट्रेलियंस की स्ट्रेंथ भी डेयरी है। यूके की भी आप देख लीजिए कि इंग्लैंड के अंदर भी उनके भी कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। सो दे हैव बीन एबल टू कंक्लूड दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमारा जो मेन पे चढ़ा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके यूएस के साथ, वो इस डेयरी को लेके ही अड़ा है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि यूरोपियन यूनियन इस चीज़ को समझे और जर्मनी उसको करने में हमारी हेल्प करेगा। दैट इज़ व्हाट वी वांट फ्रॉम देम। ठीक है, तो अभी आइडिया यही है कि हम अपने ट्रेड को डबल कर देंगे। सिर्फ जर्मनी के साथ ही डबल नहीं करेंगे, यूरोप के साथ डबल करेंगे। देर आर लॉट ऑफ यू कैन से कंपनीज, जर्मन कंपनीज जो इंडिया में आ रही हैं, दे सी इंडिया एज अ वेरी प्रोग्रेसिव डेस्टिनेशन, कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे और जो है अपना पैसा बनाएंगे। अब अगर मुझे जियोपॉलिटिक्स एस्पेक्ट देखना हो तो आप समझिए, जैसा मैंने पॉइंट बताया था कि ट्रेड्स को लेके जो यूएस के साथ हमारा ट्रेड को लेके टेंशन चल रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें देखें तो जर्मनी जो है वो इंपॉर्टेंट एंटिटी है। क्यों? जर्मन्स दे आर वेरी प्रिडिक्टेबल। क्लियर? वो यूएस की तरह काम नहीं कर रहे हैं। यूएस बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे प्रूव भी कर दिया है। तो मतलब दे आर सपोर्टिंग दिस, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और दे आर ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग दिस पॉइंट कि इंडिया भी एक क्रेडिबल पार्टनर है। तो इस तरीके से वो हमें हेल्प करेंगे। और हमारे देखो एक स्टेटमेंट हमारे एस जयशंकर साहब ने दिया था कि प्रिडिक्टेबिलिटी हैज़ ह्यूज प्रीमियम इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। ठीक, ये एक पर्टिकुलर बेंचमार्क जो है वो सेट कर रहा है कि फ्यूचर में इंडिया की इक्वेशन व्हेन इट कम्स टू यूएस वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसे नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे एंड रातों रात ही में देयर इज नेक्स्ट प्रेसिडेंट हु इज कमिंग एंड स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दे। आप इस पूरे एक्टिविटी में एक चीज़ सोचिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ही इज़ नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी है कि इंडिया को प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी पसंद है और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर जब बात हो रही थी कि इंडिया इज़ यू कैन से बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, है ना, तो पॉइंट ये था कि ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है दे हैड दैट अंडरस्टैंडिंग। उनके लोग भी थोड़ा बहुत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं बट दे अंडरस्टैंड इंडियाज पॉइंट कि इंडिया की प्रायोरिटी क्या है। और आपको एक चीज़ और बता दें कि हम रशिया से जो है तेल लेके आ रहे हैं और इंडिया जो है वो तेल बेच किसको रहा है? यूरोपियन कंट्रीज़ को बेच रहा है। बहुत से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो ये जो है ऑयल बाय आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। दे वर रिकॉग्नाइजिंग दिस पॉइंट, इंडिया की जो अपनी ज़रूरत है उसको समझना ज़रूरी है। सो दे हैव नो इशू इन इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनको हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दे आर मेकिंग हियर। अब देखिए यहाँ पे हम किस पर्टिकुलर चीज़ में जर्मन से सपोर्ट हम चाहते हैं। फर्स्ट इज दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जल्दी से जल्दी करवा दो भाई, अच्छे से बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, है ना। एंड बहुत बढ़िया जो है हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट एटलीस्ट मिले हमें। देन इट कम्स टू यू कैन से, आप देखिए G4 कंट्रीज़ को देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मुझे रिफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके अंदर भी जर्मनी इज़ ऑल्सो प्लेयर कि वो हमारे आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज़ द पॉइंट। अच्छा, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी यू कैन से दे वांट टू हैव दिस एग्रीमेंट। उनको हमारे प्रोफेशनल्स चाहिए। जर्मनी को जो है दे आर फेसिंग दिस शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स एंड दे नीड अस फॉर दैट। एंड ग्रीन हाइड्रोजन को लेके हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ हियर। डिफेंस कोऑपरेशन ऑलरेडी आपका जो है आगे बढ़ रहा है, मतलब तरंग शक्ति एक्सरसाइज में जर्मन्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट वी आर वर्किंग टुगेदर। मैंने आपको पहले बताया था कि चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होंगी। तो दूसरे केस में आप देखिए यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि यूरोपियन यूनियन में जो डिसीजन मेकिंग का खेल है, 27 यूरोपियन मेंबर्स हैं, उनके साथ आपको ये कंसेंसस बिल्डिंग करनी होगी एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। तो बात सिंपल सी है, उनका जो है सरदार आप पकड़ो, उनका सरदार है जर्मनी। ठीक, तो जर्मनी हमारी हेल्प करेगा, बाकी सब तो जर्मनी की सुनेंगे।
इफ जर्मनी इज रेडी टू गो अहेड विद इक्वेशन यू कैन से टाइज विद इंडिया, तो बाकी सब सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर, है ना. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन विच जर्मन्स आर रेडी टू हेल्प अस, और बहुत बढ़िया है यहाँ पे. अब देखो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी, रूल ऑफ ओरिजिन का क्लॉ हम चाहते हैं, ठीक है. मतलब हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो जर्मनी के साथ है, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे जो जर्मन ओरिएंटेड या जर्मन प्रोड्यूस्ड होंगे. या हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरे यूरोप के साथ एक साथ हो जाता है तो हम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है उनको ड्यूटी फ्री करेंगे जो यूरोपियन ओरिजिन के होंगे. कई केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई थर्ड कंट्री है, उन्होंने सिर्फ अपना एक प्रोडक्शन या अपनी एक शॉप जो है वो यूरोप में लगा रखी है, तो वो अपने प्रोडक्ट वाया यूरोप इंडिया में ना डंप करना शुरू कर दें. इसलिए ये जो है ओरिजिनल जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देन सर्विस लिबरलाइजेशन अक्रॉस डाइवर्स यूरोपियन यूनियन मार्केट, वी वांट दैट. ओके, सिर्फ जर्मनी से बात नहीं बनेगी, सब जगह जो है हमें ये लिबर्टी चाहिए होगी. डाटा प्रोटेक्शन को लेके भी यूरोपियंस आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो वी वांट टू एक्सप्लोर बिजनेस फॉर इंडियन आईटी. हम चाहते हैं कि इंडियन आईटी के लिए भी यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, उसके लिए शायद थोड़ा रिलैक्सेशन इफ पॉसिबल दे कैन डू दैट. ओके, तो इन चीज़ों में जर्मन्स जो है हमारी हेल्प आउट करेंगे हमें. तो वी आर होपफुल एंड इट्स अ ब्रिलियंट पार्टनरशिप, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है. और वी आर ऑल्सो होपफुल ऑफ गेटिंग यू कैन से सबमरीन फ्रॉम जर्मनी. तो उनके पास भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है सबमरीन की, तो हम शायद वो भी ले लें. तो डिफेंस इक्वेशन हो या दूसरी इक्वेशंस हो, हम साथ में मिलकर काम करने को रेडी हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन दिस क्लास. थैंक यू वेरी मच.